इंसान की हत्या जो है पुराने दिनों में तलवार काट कर, गोली मार कर या चूरा बोप कर की जाती थी। आज के डेट में अगर आपको किसी को जीते जी बिना खून बहाए मारना हो ना, तो आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, उसको खुलेआम सड़क पे निर्वस्त्र कर दो। आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप ऐसे गंदे जाल भून के, मुझे तो लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा ना, ये तो काइंड ऑफ ए मर्डर, मेरा जिंदगी का मर्डर किया है, मुझे सोशली मर्डर किया है, मेरा स्टेटस का पूरा मतलब क्या कहते हैं उसको, दहन कर दिया। बिजनेस कौन करता है? दुनिया का सबसे मजबूर इंसान। एक औरत के पास में उसके पास क्या होता है? एक शरीर ही होता है। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, तब वो औरत जाकर के अपना शरीर का सौदा करके खाती है। तो मेरे पास में मेरे भगवान के आशीर्वाद से मैं अच्छी घर की बेटी हूँ, बता दीजिए, ताकि ये भी बाद में लोगों को ना लगे कि तो को शीतल के प्रेशर में आपने किया है। आप खुद कर रही हो कि कौन करवा रहा है, वो भी क्लियर कर दीजिए। हम खुद कर रहे हैं। जी आकर के सार्वजनिक रूप से अपनी सच्चाई अपने जुबान बयां कर चुकी है, उसके बाद ये एफआईआर डाल रही है और मैं एफआईआर डाल रही हूँ। तो हमारे एफआईआर पे आप काम करते हो कि नहीं करते हो, ये पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पुलिस हमारी काम नहीं करेंगे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, तो हम आपसी लड़ाई पे उतारू होंगे, तो राज्य की स्थिति क्या हो सकती है, जरा आप लोग कल्पना करके बताइए। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा हो? किसने बोला आपसे ये डिस्पी सर जो ताना का उसने बोला देश पे, हाँ उसने बोला मुझे आप ये पैसा को यूज़ करो ना, आपको इतना यूज़ किया, आप वो पैसा को फिर क्यों रिटर्न देगा बोला। लेकिन हम बोला ऐसा हम पैसा यूज़ नहीं करेगा, ये पैसा को हम रिटर्न भी, आप लोग जब रिटर्न ला बोले हम रिटर्न दे देंगे, क्योंकि इतना तक आगे चला गया ना। और वो लोग अपन में हम जब वो करते समय वो लोग कुछ साइन भी नहीं किए और हमसे साइन भी नहीं मांगे, हमको जाने दिए, अब आप जा सकते हैं, हम चला गया निकल गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। मतलब इस तरीके का होम डिपार्टमेंट में मतलब कैसा चाल चलन है स्टेट गवर्नमेंट का, मुझे समझ में नहीं आता है। पुलिस डिपार्टमेंट किसके लिए होता है? हर एक नागरिक के लिए होता है। ये किस तरीके का मतलब तानाशाही एक सरकार है। चाहे जितना भी मैं सही क्यों ना हूँ, हमारा एएसी जितना भी सही क्यों ना हो, हमेशा हमारे विरुद्ध में जो भी कोई बोलेगा उसके लिए आप मतलब तुरंत एक्शन लेंगे। आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो आप हमें लिख कर दे दीजिए कि हम एक्शन नहीं लेंगे, आप लोग आपस में जो करना है कर लो। फिर उस 3 लेडीज को आपस में हम लोकल अपना अबोतानी का नियम से, निशी का नियम से हम पेश करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलना कि तो को शीतल ने कानून को अपने हाथ में उठाया। तो बदनाम करने के लिए कितने पैसे में डील हुई और कितने पैसे आपको मिल गए? 5 लाख में। कितने पैसे मिले? ओनली 1 लाख, 1 लाख से मिले। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? फिर बोला है कि आप शीतल दीदी को एक ऐसे डालो ना, डालते रहो कि अब ये सब पूरा ये जितना हो सके उसका बात ऊपर ख़त्म हो जाएगा, आपका ये 4 लाख बोले दी एक बार आपका हाथ में आ जाएगा। हमने हाँ बोल दिया, चलो तब तो इतना तो ऑफर दे रहा तुमने, कर दिया। तो आप कह रही हैं कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है इनको बदनाम करने के लिए कहा गया, तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? जी मैं करना चाहता हूँ, जरूर करना चाहता हूँ। उस वही वो सच्चा दिल का बात उन्हें बोलना चाहते हैं कि ना हाँ वो लोग एक खिलाफ वो नहीं होगा, वो लोग का मतलब। शीतल जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी एक महिला की आबरू का सवाल है। देखिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला है, इंसान की हत्या जो है पुराने दिनों में तलवार काट कर, गोली मार कर या चूरा बोप कर की जाती थी। आज के डेट में अगर आपको किसी को जीते जी बिना खून बहाए मारना हो ना, तो आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, उसको खुलेआम सड़क पे निर्वस्त्र कर दो। आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप ऐसे गंदे जाल भून के, मुझे तो लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा ना, ये तो काइंड ऑफ ए मर्डर, मेरा जिंदगी का मर्डर किया है, मुझे सोशली मर्डर किया है, मेरा स्टेटस का पूरा मतलब क्या कहते हैं उसको, दहन कर दिया है। तो अब मैं तो अपनी तरफ से, ये बहन जी कितना अपने स्टेटमेंट में टिकेगी नहीं टिकेगी ये तो समय ही बताएगी, लेकिन इसके स्टेटमेंट के आधार पे मैं उन तीनों औरतों के अगेंस्ट में ये एफआईआर में लॉन्च कर रही हूँ षड्यंत्र रचने के चार्जेस में। क्योंकि इस तरह की गंदी षड्यंत्र, गंदी राजनीति, और साथ ही साथ आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब मेरे खिलाफ कोई एफआईआर आता है तो आप लोग सबसे सब कानूनी कार्रवाई करते हो, स्टेप लेते हो।
और जब मैं कोई एफआईआर या मेरे तरफ से मेरे चाहने वाले मेरे समर्थक आपके पुलिस स्टेशन में कितने कॉपीज एफआईआर पड़े हुए होंगे जिस पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हो, ये क्या है? आज मैं खुद मेरे नाम से मैं एफआईआर देने जा रही हूँ और ये शायद उन्होंने अपने नाम से एफआईआर बनाया है। ये आप क्यों नहीं बता रही हो मैडम जी? आप बता दीजिए ताकि ये भी बाद में लोगों को ना लगे कि तोको शीतल के प्रेशर में आपने किया है। आप खुद कर रही हो कि कौन करवा रहा है, वो भी क्लियर कर दीजिए। हम खुद कर रहे कि ये मैं बना दिया ना, ईटानगर में मैं भेज दिया उसके साथ में ऑनलाइन पे करके। तो मेरा वही बोलना चाहता है कि तीनों को अरेस्ट करने से ठीक है मेरा तरफ से वही है। नहीं, और सिर्फ अरेस्ट नहीं, और ये जिस दिन हम डिस्पी को हम बात किए तो डिस्पी सर बोला है कि आप सही बात बताओ, आप जितना सही बोलेगा साथ देगा बोला है। तो हम सही बात बताएगा कि वो लोग का नाम हम पूरा ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये तोकोयापा, मीना, ये शांति ऑलरेडी तीनों का नाम लिए। और सर को हम बोला भी है कि सर पैसा को रिटर्न दे। सर बोले पैसा नहीं चाहिए, आप क्यों रिटर्न देगा? आपको इतना मतलब आपको यूज़ किया, वो पैसा आप यूज़ करो। वो लोग किसने बोला आपसे ये डिस्पी सर जो ताना का उसने बोला देश पे, हाँ उसने बोला मुझे आप ये पैसा को यूज़ करो ना, आपको इतना यूज़ किया, आप वो पैसा को फिर क्यों रिटर्न देगा बोला। लेकिन हम बोला ऐसा हम पैसा यूज़ नहीं करेगा, ये पैसा को हम रिटर्न भी, आप लोग जब रिटर्न ला बोले हम रिटर्न दे देंगे क्योंकि इतना तक आगे चला गया ना। और वो लोग अपन में हम जब वो करते समय वो लोग कुछ साइन भी नहीं किए और हमसे साइन भी नहीं मांगे, हमको जाने दिए, हमको आप जा सकते हैं, हम चला गया, निकल गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। जब इस लड़की ने मेरे अगेंस्ट में एफआईआर आपको डाला तो आपने तुरंत एक्शन लिया और मुझे सम्मन इशू कर दिया। अब यही लड़की अगर पुलिस स्टेशन दोबारा वापस जा करके अपना स्टेटमेंट चेंज करती है तो वो स्टेटमेंट आप लोग रिकॉर्ड नहीं करते हो, इन राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हो। और ये पैसा भी सरेंडर कर रही थी 1 लाख रुपीज़, तो वो भी आप मना कर रहे हो कि पैसा आप ही रखो, खर्चा करो, वापस देने की जरूरत नहीं। ये मतलब किस तरीके का होम डिपार्टमेंट में मतलब कैसा चाल चलन है स्टेट गवर्नमेंट का, मुझे समझ में नहीं आता है। पुलिस डिपार्टमेंट किसके लिए होता है? हर एक नागरिक के लिए होता है। ये किस तरीके का मतलब तानाशाही एक सरकार है। चाहे जितना भी मैं सही क्यों ना हूँ, हमारा एएसी जितना भी सही क्यों ना हो, हमेशा हमारे विरुद्ध में जो भी कोई बोलेगा उसके लिए आप मतलब तुरंत एक्शन लोगे, लेकिन हमारे तरफ से जब कोई बोलना चाहेगा तो आप एक्शन नहीं लेते हो। कितने ऐसे एफआईआर पड़े हुए आपके टेबल में। अब सबसे बड़ा सवाल का मुद्दा ये है कि जबकि बहन जी आकर के सार्वजनिक रूप से अपनी सच्चाई अपने जुबान बयां कर चुकी है, उसके बाद ये एफआईआर डाल रही है और मैं एफआईआर डाल रही हूँ, तो हमारे एफआईआर पे आप काम करते हो कि नहीं करते हो? ये पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पुलिस हमारी काम नहीं करेंगे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे तो हम आपसी लड़ाई पे उतारू होंगे, तो राज्य की स्थिति क्या हो सकती है जरा आप लोग कल्पना करके बताइए। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कौन थे उस समय के डीएसपी, या क्या डीएसपी बोल रहे हो आप? कौन है ईटानगर के डीएसपी जिन्होंने इनका मिस तैया जूनू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको आपने इन राइटिंग में नहीं लिया, इसको उसके बाद इसका सिग्नेचर नहीं लिया। इन्होंने वहां पे खुल के बताया था, बोला है कि इनका षड्यंत्र कैसे रचाया गया, पैसा दिया गया। ये बहुत दिन पहले की बात है, ये आप मुझे यहाँ दिल्ली पहुंचकर आज ये बता रही है। तो मैं इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ आप लोग न्यूट्रल रहिए और समाज के हर लेवल के क्षेत्र के लिए मैं कहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से ज़रूर आप लोग एफआईआर मैं खुद दे रही हूँ ताकि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैंने कहाँ पर ब्रोटेल चलाई है, मैंने कहाँ पर सेक्स का अड्डा खोला है, कम से कम निष्पक्ष जांच कीजिए और पूरे तथ्य के साथ सबूत लेकर आए। यहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के कुछ कॉर्पोरेटर कह रहे हैं कि मुंबई से पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिया है शीतल के अगेंस्ट में। तो मैं तो हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका, प्लीज़ मुझे वो सबूत दिखाइए। जब मैंने अगर ऐसा कुछ किया है तो ही सबूत होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो सबूत आप कैसे पैदा करोगे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने की होती, मैं मीडिया में हर एक चीज़ को खुलेआम रखती हूँ। मेरी पहली शादी टूटी है, ये मेरी दूसरी शादी है, मैं इतने साल में अकेली रही, सब कुछ मैं नहीं छिपाती हूँ, मैं बोलती हूँ। जब मेरी पहली शादी टूटी और मेरे दूसरे शादी में बहुत गैपिंग है, उस बीच में कई रिश्ते का ऑफर भी मुझे आए होंगे, ये भी मैं नहीं छुपाती हूँ। जब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं,
अगर मैंने कभी जिंदगी में भूखमरी के चलते हैं, सेक्स बिजनेस कौन करता है? दुनिया का सबसे मजबूर इंसान। एक औरत के पास में उसके पास क्या होता है? एक शरीर ही होता है। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है तब वो औरत जाकर के अपना शरीर का सौदा करके खाती है। तो मेरे पास में मेरे भगवान के आशीर्वाद से मैं अच्छी घर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी जो थे स्वर्गवासी पिताजी, उनका एक अच्छा रेपो है समाज में। आज भी हम खानदानी लोग हैं। और मेरी जो पहली शादी जहाँ हुई थी टूटी, वो भी खानदानी लोग थे। और अब जहाँ मेरी शादी हुई है ये भी खानदानी लोग हैं। और मेरी अपनी मदर, वो अपने जीवन के लिए वो नौकरी करती है। मेरे जो फोस्टर फादर है वो काम करते हैं। मेरे मामा वगैरह सब खाते पीते खानदान से है। तो मुझे वो नौबत क्यों आएगी कि मैं अपना शरीर बेचूंगी या किसी और का शरीर बेचूंगी? अगर इतनी मजबूरी के दिन आए होते तो शायद कोई लड़की, अगर आज हम नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मजबूरी में अपना देह व्यापार करते हैं, शरीर बेचते हैं। उनको हम क्या इज्जत नहीं करते हैं? वो उनकी मजबूरी है, उनका व्यवसाय है। मोची जूता सिलता है, दर्जी कपड़ा सिलता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, वकील वकालत करता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करता है। हर एक चीज का, हर एक प्रोफेशन का अपना प्रोफेशनल होता है, अपना प्रोफेशन होता है। मैंने आज तक कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई है, लेकिन मैं जरूर इस देह व्यापार के अगेंस्ट में, मैं हमेशा स्टेट में इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा करती आ रही हूँ। और मैंने कभी भी इस तरह की चीजों को, मैंने कभी भी इमोरल चीज़ों को मैंने बढ़ावा देने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं किया। ऑल द टाइम मैंने डिस्करेज किया है। और मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं, अभी मेरा हस्बैंड है, मेरा घर परिवार है, मेरा खानदानी परिवार है, मेरा भाई भैया सब इज्जतदार वाला है। मुझे आज तक तो कभी खुद को बेचने की नौबत आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आई है। इतना तो आप लोग याद रखिए। मैं समाज के लिए सोचती हूँ, अपने लिए सोचती हूँ, अपने परिवार के लिए सोचती हूँ। मुझे लेकर के इसमें सबसे बड़ा बात, इन्होंने, मैडम जी आपने मुझे जो बताया था, आपने यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोला, बोलते बोलते मुझे याद आ, इन्होंने मुझसे ये बोला कि जब इनको वो 3 महिलाएं लेकर के एक महिला के घर में इनको कन्फाइन करके रखा, रूम के अंदर इनको बंद करके रख के रूम के बाहर ताला लगा कर जाती थी, तो ये बोर होकर पीछे से फ़ोन करती थी। तो वो महिला, जब आपको आपका शांति भाभी का घर में बंद करके रखा, आपने फ़ोन किया तो उसने आपको क्या बताया, ये बताइए आप। वो लोग बोला अभी पेमा खानू का घर में सीएम के साथ में मीटिंग चल रहा है, बोला है मीटिंग चल रही है। तो हम इसके घर में पेमा खांडू सीएम के घर में? जी, हम लोग बोला ठीक है, वो बोला बाद में कॉल करेगा ना, अभी हम व्यस्त हैं, फोन कर दिया और कुछ बात। हाँ, ये बात क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी, तो इसीलिए मैं अभी पूछ रही हूँ ऑन रिकॉर्ड में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो जो 3 लेडीज थे, इन्होंने इसको लेके बंद करके रखा। स्टेटमेंट वगैरह दिलवाने के बाद, मीडिया ब्रीफिंग करवाने के बाद इसको लेके उनके घर में बंद करके रखा, फिर ये चले गए। तो इन्होंने जब बोर होकर फ़ोन किया, पूछा, तो वहाँ से जवाब आता है कि हम पेमा खांडू जी के घर में हैं, मीटिंग कर रहा है, तुम रुको, हम बाद में आएंगे। तो ये, क्योंकि ये इन्होंने मुझे बताया है, ऑफ कैमरा में बताया था ना आपने मुझे आज सुबह, इसीलिए मैं अभी दोबारा पूछ रही थी ऑन द कैमरा। और बाकी इनकी जुबानी, ये खुद जो भी बोलना, अभी आप अरुणाचल का आदमी से आप हाथ जोड़कर बेटी नील डाउन करके आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप हमसे माफ़ी मांग के फ़ायदा नहीं है। आप अरुणाचल के लोगों का सेंटीमेंट के साथ आप खिलवाड़ किया है, लोगों के विश्वास के साथ आप खिलवाड़, आप मुझे एक शीतल दीदी को बदनाम करने के चक्कर में लाखों लोगों का विश्वास को बदनाम किया है। इसलिए आप काइंडली हाथ जोड़ के अरुणाचल के पब्लिक से आप प्लीज़ माफ़ी मांगिए, प्लीज़। सबको मैं अरुणाचल जितना है, मेरा माँ मम्मी जितना, भाई भैया जितना है, जितना ऐसी टीम है, उसके लिए सबसे मैं माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती की, मैं खुद को भी अभी एक्सेस है ना, माफ़ कर दे हमको। जितना मेरा भी खुद का रिलेटिव है, मेरा भाई भैया, मेरा माँ पिताजी, जितना मेरा है, भाभी हो, जो भी मतलब जो भी डिस्टर्ब हो, उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ हमको माफ़ कर दो प्लीज़, अपना या बहन समझ के या बेटी समझ के प्लीज़। अगर कल को हम गलत भी हो सकते तो फिर आप लोग मुझे मार भी सकते हैं, डांट भी सकते, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सब लोग से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप खुद कंप्लेन फाइल करने ईटानगर वापस क्यों नहीं जाती हो? मैं ईटानगर जाएगा बोलने से मेरा भी प्रॉब्लम है ना, कि बोलने से मुझे ऑलरेडी मुझे सब लोग ये मतलब पीछा कर ही रहे, सब लोग मुझे मारेगा, हेल्थन वो कर रहे, मरा भी सकता है, जान का डर है आपको? मेरा जान का खतरा है। और मैं अभी जाएगा बोलने से, मैं अभी भी जा सकता, लेकिन मेरा भी ज़िंदगी है ना, मुझे भी जीना है। मैं सही बात को बोल के हम मरने से मरे। आपको पुलिस सुरक्षा चाहिए? मुझे जरूर चाहिए मुझे, मैं मुझे चाहिए पुलिस लोग से हमको हेल्प चाहिए।
कि देखिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग पहले इनके नाम से जो एफआईआर मेरे अगेंस्ट आई थी वो आपने एंटरटेन किया ना, तो अब ये जब सच्ची बात बोल रही है, सच्चा एफआईआर दे रही है, तो अब की बार भी आप लोग इनका एफआईआर पे आप लोग एंटरटेन कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। और जो वो 3 महिलाएं हैं जिनके अगेंस्ट में ये एफआईआर लिख रही है, उनको जल्दी उनके ऊपर जल्दी से जल्द कानूनी कार्रवाई कीजिए और उनको बुलाइए, पूछताछ कीजिए और वो किस तरीके का केस प्राइमा फेसी इस्टेब्लिश करता है। अकॉर्डिंगली अगर मेरा कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया, अगर ऐसा कुछ भी सब्सटेंस मिलता है, देन आई एम ऑलवेज देयर टू कोऑपरेट विथ यू। मैं ज़रूर कोऑपरेट करूँगी। मेरे अगेंस्ट में कुछ भी अगर आप लोगों को मिला, और अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला, तो मैं इतना ज़रूर मैं विनती करना चाहूँगी कि मेरे दामन पर जो दाग लगाने की कोशिश की गई है, उस दाग को धुलवाने में आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा, ज़रूर साथ दीजिएगा। नहीं तो मैं अरुणाचल में मैं इसीलिए आज आपके इस लाइव वीडियो के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे एफआईआर पे एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो आप हमें लिख कर दे दीजिए कि हम एक्शन नहीं लेंगे, आप लोग आपस में जो करना है कर लो। फिर उस 3 लेडीज़ को आपस में हम लोकल अपना अबोतानी का नियम से, निशी का नियम से हम पेश करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलना कि तोको शीतल ने कानून को अपने हाथ में उठाया है। ये मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मैं लॉ के हिसाब से चलना चाहती हूँ। अगर लॉ मेरा सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम अपने जो अपना ट्रेडिशनल वे में आएंगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगा। ये बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये मजाक बात नहीं है। आप राजनीति कीजिए, क्या बीजेपी में आप तीनों के अलावा और कोई महिला लीडर नहीं है? इतने सारे बीजेपी पार्टी में स्टेट यूनिट में महिला लीडर है, उन लोगों ने तो ये गंदगी नहीं फैलाई ना, उन लोगों ने तो ये गंदा काम। अब इस लड़की के बयान पर आप सुनिए, इस लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर ये कह रही कि ये औरतें जो मुझे कहीं नहीं लगता कि पेमा खांडू इतना घटिया गिरा हुआ काम कर सकता है, क्योंकि पेमा खांडू के पास काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पेमा खांडू को क्या पड़ी हुई कि एक मामूली सी तोको शीतल के अगेंस्ट में इतना गंदा साजिश हुआ रचे। पेमा खांडू जी, मैं आपसे कहती हूँ, आपका नाम यहाँ घसीटा जा रहा है, आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, इसकी पूरी जांच पड़ताल करने दीजिए और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इल्जाम है। एक मामूली लाचार महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाने के लिए यहाँ आपका नाम घसीटा जा रहा है। ये लड़की बता रही है कि ये जो 3 लेडीज है जिन्होंने इसको ये काम करने के लिए उकसाया है, 5 लाख का लालच दिया है, वो 3 लेडीज इसको बताते हैं ओवर फोन कि हम पेमा खांडू के घर में है, मीटिंग में है। और इन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि जब वो लोग वापस आते थे इतने बैग भर भर के पैसे लाते थे। ये तो अभी आपने बताया ही नहीं। आप बात कर रहे थे तो वो पैसे कहाँ से लाते थे? पेमा खांडू जी क्या आप देते थे ना, कहाँ से लाते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग मीडिया पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जरूर हमारे देश का जो कानून विभाग का जो मंत्रालय है ना, उन तक पहुंचाइएगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, हमने आज तक, मैं बार बार कहती हूँ, हम पेमा खांडू बाई जी के पर्सनल लाइफ में हम कभी नहीं जाते हैं, हमने कभी उसके पर्सनैलिटी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किया है। वो कितने रुपए का जूता पहनता है मैंने कभी नहीं बोला है, वो कितने रुपए का कोट डालता है नहीं बोला है, वो कितना रुपया का गॉगल्स पहनता है नहीं बोला है, उसके कितने गर्लफ्रेंड से मैंने कमेंट्स नहीं किया है, उसकी कितनी बीवियाँ है मैंने कमेंट्स नहीं किया है, उसके कितने माता है ये भी मैंने कमेंट्स नहीं किया है, क्योंकि उसके निजी ज़िंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक लाइफ से मतलब है, और उसका पब्लिक लाइफ, वो हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट पोस्ट में वो बैठे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। तो एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट को कैसे देखभाल करना चाहिए वो सक्षम नहीं है, इसी बात पर मैं अड़ी हुई हूँ। बाकी मैंने उसके पर्सनल लाइफ में कोई अटैक नहीं किया। तो पेमा खांडू को किसने ये हक दिया कि तोको शीतल के पर्सनल लाइफ पे आप अटैक करो? तोको शीतल को इमेज पब्लिकली, उसके इमेज को ख़त्म करो, उसके सोशल स्टेटस को मर्डर कर दो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? इसीलिए पेमा खांडू जी, आपका नाम यहाँ घसीटा जा रहा है। अगर आपने ये लगाया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बोलने की, और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप प्रूव कीजिए और इन 3 लेडीज़ को कानूनी कार्रवाई करने दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को।
पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड अपना काम करने दीजिए, रोक टोक मत कीजिए। आप लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत दीजिए, किम जोंग उन वाला शासन मत चलाइए हमारे प्रदेश में। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच मीडिया पार्टनर्स, आप लोग आए और आप लोगों के माध्यम से जो सच्चाई थी, मेरे सामने जो सच्चाई प्रकट हुई, वो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जनता के बीच लाना चाहती थी और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।